चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इससे रिलेटेड हम आपको क्लास 2 आज लेकर आए हैं आपके लिए। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज बेस्ड है हमारी क्लास, और इन वन शॉट में हम क्लास करेंगे। ठीक है, जो भी एमपी टेट वर्ग 2 3 की तैयारी कर रहे हैं, या एक वर्ग 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अन्य एग्जाम है टेट के, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट स्टेट, एस टेट और सुपर टेट, ठीक है, ऑल एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेहतर होने वाली क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगी कि आपको कब क्लास है, और आप मेरी क्लास को ज़रूर देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग जो भी आप प्रश्न देखते हैं तो पहले से आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं, ताकि आपकी ही हेल्प होगी। ठीक है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, मैं यहाँ पे वन शॉट करवा रही हूँ तो डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगर बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच है तो वो सामान्य बुद्धि के लक्षण है। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ये वाला जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला है, एक बच्चे की बुद्धि वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इनमें से है हमारा आंसर है सी, विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों को आप जरा ध्यान से देखिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, प्रश्न है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है हमारी आपके सामने, और हम आपको आंसर बताएंगे। भावात्मक बुद्धि, जो भावात्मक बुद्धि है वो सही नहीं है इनके अनुसार, जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है, हम बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में आईक्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, आईक्यू शॉर्ट में। तो वो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा 125। ठीक है, तो आप इसका जो है कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही होगा, तो आप उस तरह से हम निकालिए, 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है ये कहा है स्किनर ने। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा है ये। अगला देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को, तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है, एलेक्सिया है, 8वां प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो ये है पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन देखते हैं अब। अगला प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो किस आयु अवधि तक मानी जाती है संक्रियात्मक औपचारिक अवस्था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष तक। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं विकसित होने में? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर है 280 दिन। ठीक है, 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा 11वें का जो है राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो पेस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है कहाँ से कहाँ तक? तो बालक का विकास होता है ऑब्वियसली सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है,
विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा होगा भाई? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास के संबंध में जो है गलत कथन है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है। ये सभी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन है शैशवावस्था, डिम्ब बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो गर्भधान काल की जो है अवस्था नहीं है, वो है शैशवावस्था, ठीक है। गर्भ के अंदर शैशवावस्था नहीं होती है वो, ठीक है, भ्रूण कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं उतना टाइम दे दूंगी आप लोगों को अगर आप कहें तो, और आप आंसर कमेंट में हमें कर सकते हैं। तो हम आपको अभी आंसर बताएंगे, मन तथा शरीर का विकास, ठीक है। मन तथा शरीर का विकास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम निर्माण अगर विकास सिर से पैर की ओर होता है तो सर्वप्रथम निर्माण सिर का ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में हमने अभी पहले पढ़ा है कि 300 हड्डियां होती हैं, पर ऑप्शन के अनुसार और जो रियल में बताया गया है तो 270 हड्डियां होती हैं, ठीक है, जन्म के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो ये 3 माह में अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का भार जब वो जन्म लेता है तब उसका भार कितना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 ग्राम के करीब, ठीक है। तो 350 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में कौन विचरण करता है? तो कल्पना जगत में विचरण कौन करता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था, ठीक है। शिशु भी जब बोल नहीं पाता है तो वो भी हो सकता है कल्पनात्मक उसमें विचार में चला जाता हो। किशोरावस्था में भी वही कंडीशन होती है एक टाइम पे कि वो भी सोचता है कि मतलब अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में, ठीक है, मैंने क्यों जन्म लिया, क्यों आया मैं इस धरती पे, क्या करने के लिए आया हूँ। तो ये सब सारे कल्पनात्मक विचार करते रहते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस वर्ष में? किस वर्ष में, कब तक? तो वो कर लेता है 5 वर्ष की अवधि में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ये कार्य किस अवस्था में बच्चे करने लगते हैं आजकल? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? तो सबसे पहले वो किस घटना की ओर आकर्षित होगा? ध्वनि, भोजन, माँ, प्रकाश। तो सबसे पहले वो आकर्षित होगा प्रकाश की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? शांत, दमन, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा को सक्रिय रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शांत नहीं करना चाहिए बालक की जिज्ञासा को, ना ही उसको दबाना चाहिए, ना ही उसको उत्तेजित करना चाहिए, नहीं, सक्रिय होना चाहिए उसे, ठीक है। उसकी जिज्ञासा जो भी है उसका आंसर दीजिए, उससे बातें निकलवाइए, या फिर आप भी उसके बातों का इस तरह से आंसर दीजिए उसकी जिज्ञासा भी खत्म हो जाए और वो उसके प्रति एक्टिव भी रहे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, ठीक है। 1930 में बाल विकास के बारे में लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया होगा शायद, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो अरुचियों का, या आवश्यकताओं का, सुरक्षा या फिर अभिवृत्ति? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो है हमारी असुरक्षा, ठीक है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो असुरक्षा पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है कौन सी? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, या स्वकेंद्रित अवस्था?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो आधारहीन चेतना अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास व्यक्ति में निम्न विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो कथन के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये कथन है जो फिलहाल है हरलॉक का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। विकास ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका, जॉन एंड सिम्पसन का, या फिर गैसल का, स्टैनली हॉल का, या फिर ग्रीड फे का? तो स्टैनली हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। ठीक है, उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है क्योंकि। अगला देखते हैं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ये भी कथन है, ध्यान दीजिए इस पर। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समाज योजन है। तो यह परिभाषा देने वाले कौन है, यानी कि यह कथन ही किसका है, ये बारे में पूछा गया है। तो ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है किससे? मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास, या अबोध की अक्षमता, अक्षमता नहीं क्षमता, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, मानसिक विकास का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कम से कम सबसे कम कब होती है हड्डियों की संख्या, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, बताइए? बड़ी समस्या है किशोरावस्था की, तो ये समायोजन की जो है प्रमुख समस्या है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है किसका? तो ये कथन है जो है स्टैनली हॉल का, कि बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है किशोरावस्था। सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो जीन प्याजे जी ने, जो भाई साहब थे, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4। ठीक है, 4 अवस्थाओं के आप नाम देख लेना। मैं डिटेल में क्लास नहीं करवा रही हूँ इसलिए नहीं बताऊंगी, आप लोग समझदार हो, पढ़ लेना थोड़ा सा। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन के माध्यम से आपकी तैयारी को डिटेक्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो एरिक्सन ने ये क्यों कहा कि बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो बालक अधिक पहल भी करता है, दोष भावनाओं की ओर भी ले जा सकते हैं? तो वो कौन सी अवस्था हुई? तो गाइज उसे कहेंगे 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या परिवार की आर्थिक स्थिति? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है तो वो है धार्मिक वातावरण। ठीक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आंसर। चलिए देखते हैं, किताब में यही दे रखा है तो यही सही। अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, नैतिक तर्क जो है किसने दिया था? नैतिक तर्क के बारे में आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए जल्दी से मेरे आंसर बताने से पहले। तो ये कोलवर्ग ने ही नैतिक तर्क के जो सिद्धांत थे वो दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वे चूहों पर भी प्रयोग कर चुके हैं भैया, ये मनोवैज्ञानिक लोग बड़े खतरनाक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। ठीक है, चूहों पर प्रयोग किया था वंशानुक्रम से संबंधित। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करे बालक वही हो सकता है। तो कौन सा नहीं? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर वाला? तो इसका आंसर मुझे लगता है सी हो जाएगा, आसानी से चिढ़ने वाला मित्रवत बालक नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था प्रारंभ होती है कब से?
तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है मोस्टली 12 वर्ष की आयु से। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? इसका आंसर है कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी तो बातें होती रहेंगी। कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने की है भाई? जो वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने की है प्याजे जी ने। प्याजे जी। नेक्स्ट है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? किस लक्षण की ओर? पराहम केंद्रीयता, या फिर केंद्रीयता, या सजीव चिंतन, या वस्तु स्थैर्य। ठीक है, तो ये संकेत करता है सजीव चिंतन की ओर। ठीक है, याद रखना, सजीव चिंतन की ओर। कभी कभी बड़े भी, मैं भी ऐसा करने लगती हूँ, सूर्य चांद अपने साथ साथ चलने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये किसने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं? तो ये कहने वाले हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। ठीक है, तो इनका नाम ही है नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो किसका ध्यान जाता है जननांगों की तरफ, किस अवस्था में? तो सही बात है, लैंगिक अवस्था में। जब लैंगिक विकास की अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो उसका ध्यान जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो वेसलर कहा गया है यहाँ पे, बैचलर नहीं, पढ़ना आपको सुनना नहीं आता। चलिए शुरू इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो अंकगणितीय नहीं, सदृशता समानता नहीं, शाब्दिक तर्क नहीं, चित्रपूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब निष्पादन मापने का जो बैचलर बुद्धि है वो चित्रपूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उसमें ये आंसर राइट लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो ऑप्शन है ये हमारा मनोविश्लेषणात्मक, या व्यवहारात्मक, या क्रांतिक अवस्था समूह, या संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। अगला देखते हैं, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है। तो ये लिखने वाली पुस्तक सॉरी, इनका नाम है डार्विन ने लिखी है। ठीक है, पुस्तक के निर्माता हैं। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ भैया विश्वसनीयता हो सकता है, वैधता, मानक। ये सही हो सकते हैं सभी, और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इस वीडियो के मैं और भी ऑप्शन आपको करवाने वाली हूँ, लगभग हम 1000 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। उसके पहले पहले तक तो आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा ही चुकी होंगी कि आपको तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे सकते हैं, यानी कि अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।